दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सबसे बड़ा रुपया में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में कल मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। मद्रास फर्टिलाइज़र, जिसके लिए मैंने कल कई सक्सेसफुल ट्रेड्स दी थी इन मार्केट आवर मार्केट से पहले, और मद्रास फर्टिलाइज़र एक अच्छे लेवल पर खड़ा हुआ था। तो जान लेते हैं मद्रास फर्टिलाइज़र कंपनी के बारे में, इसकी इनसाइट के बारे में, और जानेंगे इसके पैटर्न के बारे में कि किस पैटर्न को फॉलो करके आपको ये एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन इससे भी अलग हमारा डिस्कशन आज इस वीडियो में इस बात को लेकर रहेगा कि क्या मद्रास फर्टिलाइज़र एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, क्या ये हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले सालों में, क्या हमारा ये पैसा 5 से 10 गुना कर सकता है आने वाले 2-3 सालों में। तो जानेंगे इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, किन चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ मद्रास फर्टिलाइज़र में, और क्या चीज़ें कंसर्न पैदा करती हैं इसके मल्टीबैगर होने को लेकर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये जान लीजिए मद्रास फर्टिलाइज़र जो है एक पीएसयू है। बहुत लोगों को देखकर नहीं लगेगा मद्रास फर्टिलाइज़र पीएसयू, लेकिन नाम से, लेकिन ये एक पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है मद्रास फर्टिलाइज़र। ये देखिए, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। और यहाँ पर जो है, जैसा कि आप जान चुके हैं मद्रास फर्टिलाइज़र के नाम से, कि ये फर्टिलाइज़र फील्ड की एक कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। और अब इसके जो लॉजिक्स हैं इनके बारे में बताना तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो संक्षिप्त में देखिए, विजय फर्टि और ये एक विजय नीम प्रोडक्ट्स है, विजय बायो फर्टिलाइज़र है। तो ये विजय के नाम से इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में हैं। अब देखते हैं, मनी कंट्रोल की तरफ चलते हैं कि इस कंपनी में क्या वाकई कोई दम है। तो यह है मद्रास फर्टिलाइज़र का सीएमपी, 63 रुपये 85 पैसे। कल 5.5% के लगभग चला। हाई तो इसने काफ़ी अच्छा लगाया था, ये देखिए 64 रुपये 60 पैसे का हाई था, 59 रुपये 25 पैसे का लो था, यानी कि लगभग 5 रुपये का अंतर इतने छोटे स्टॉक में काफ़ी अच्छा था। वैसे तो सभी के सभी कल फर्टिलाइज़र स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, एक सॉलिड रिकवरी आई थी। 52 वीक रेंज देखते हैं, 31 रुपया 25 पैसा लो है, 96 रुपया 45 पैसा हाई है, और वॉल्यूम जो है इसका था 24,86,844। तो मद्रास फर्टिलाइज़र के बारे में आगे देखते हैं। ओपन हुआ 60 रुपये पे, प्रीवियस क्लोजिंग थी 60 रुपये 65 पैसे। वॉल्यूम जैसा पहले बता चुके हैं 24,86,844। और यहाँ पर जो है हाई 64 रुपये 60 पैसे का था। यहाँ पर 64 रुपये 60 पैसे के बारे में जब मैं चार्ट पैटर्न आप एनालाइज करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये स्टॉक मतलब क्यों ही इतना 64 रुपीज़ का जो मार्क है महत्व रखता है। अपर सर्किट 72 रुपये 75 पैसे था। तो यहाँ पर मार्केट कैप देख लेते हैं, 1028 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। बुक वैल्यू है 31 रुपये 44 पैसे। सेक्टर पीई है 12 रुपये 91। टीजीआर ग्रोथ जो है इसकी रेवेन्यू में है 12% पर ईयर की। फाइनेंशियल्स इसके कमज़ोर हैं, ये बात तो यहाँ पे दिख रहा है। देख लेते हैं पूरे फाइनेंशियल्स में। तो रेवेन्यू पे आते हैं। रेवेन्यू दोस्तों इसका 2000 मिला जुला रहा है। 2018 में इसका रेवेन्यू था 1617 करोड़ रुपया, बाद में इसका 1593 करोड़ रुपया हुआ 19 में, 2020 में घटकर हुआ 1274 करोड़, फिर से 21 में बढ़ा 1532, और अभी 2302 करोड़ रुपया हुआ 2022 में। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में बहुत उथल पुथल है, अब स्टेबल होने की कोशिश की है। 44 करोड़ के लॉस में था 2018 में, 2019 में लॉस बढ़कर हुआ 80 करोड़, 2020 में 134 करोड़ हो गया, 2 करोड़ के मामूली से प्रॉफिट में पहुंचा 2021 में, और 162 करोड़ का एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया इसने 2022 में। एबिटा पर शेयर देख लेते हैं। एबिटा पर शेयर में भी कमोबेश यही ट्रेंड फॉलो किया है। पिछले 2 सालों में ही इसने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अट्रैक्टिव है। 85% शेयर इसके जो है प्रोमोटर्स यानी इंडियन गवर्नमेंट के पास हैं। यहाँ पर जो सबसे उत्साहित करने वाली चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। डीआईआई के पास हैं इसके 25% से ज़्यादा शेयर, इसके पब्लिक के पास हैं 14.52%,
और यहाँ पर देखिए एक मामूली सा जो चंक है इसके पास। पहली बात तो ये देखिए इसका स्टेबल है, गवर्नमेंट ने कोई शेयर इसका बेचा नहीं है। इसके बाद और सबसे बड़ी बात, कोई शेयर इसका प्लेज भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा उत्साहित करने वाली चीज़ है एफआईआईज। एफआईआईज ने इसकी तरफ देखना शुरू किया है। एफआईआई की होल्डिंग इसमें दिसंबर 2021 में 0.01% थी। इन्होंने मार्च 2022 में होल्डिंग निकाल दी। 2022 के जून क्वार्टर में इनकी जो होल्डिंग थी वो थी 0.12%। सितंबर 2022 में इन्होंने होल्डिंग फिर से क्लियर कर दी। अभी जो है इनकी होल्डिंग हुई है 0.15%। अगर ये ट्रेंड रहता है तो इसमें बूम आएगा। उसके बाद देखिए अभी यहीं पर सबसे बड़ी चीज़ छुपी हुई है मल्टीबैगर स्टॉक होने के बारे में, कि आप देखिए कि 85% गवर्नमेंट ओन कर रही है, पब्लिक के पास वो मामूली सा चंक है 14% का, इससे भी कम चंक है बिल्कुल मामूली, वो है एफ के पास। तो एफ यहाँ पर अपना बढ़ा सकती हैं चंक, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉफिटेबल होगी, अगर इसका क्वार्टर का ये वाला जो अपडेट है ये अच्छा आता है मार्च क्वार्टर का, देन इसका जो है प्रॉफिटेबल इसकी एफ का इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा। ऐसे में इस स्टॉक का एक ऊपर जाना बहुत अच्छे से तय है। देखते हैं अब इसका चार्ट पैटर्न। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि म्यूचुअल फंड रिमेन होल्डिंग सेम रही है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी सेम रही है, लेकिन एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में, यही इसका मेन फोकस्ड है। एंड अब आते हैं हम मद्रास फर्टिलाइज़र के चार्ट पे। तो ये मंथली चार्ट मैंने खोला हुआ है। इसकी लिस्टिंग हुई थी कभी 23 रुपये पे सन 2015 में। इसके बाद इसने लो लगाया 2015 में ही इसने लो लगाया अपना 11 रुपये का। अभी जो है हाई इसका लोएस्ट पॉइंट जो रहा है 9 रुपया रहा है। अब 9 रुपये के बाद अगर 2020 में कोविड टाइम इसका लो रहा है, आप सोचिए ज़रा, एक्सपेक्ट कीजिए कि बाद में ये जाके अभी अक्टूबर 2012 में, अक्टूबर नवंबर 2012 में ये जाके 22 में ये जाकर हुआ है 95 रुपये का। यानी कि इसने 9 गुना अपने आप को कर लिया, 9 से 10 गुना इसने इस स्टॉक ने। और यहाँ पर इसके पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब इसमें बुलिश होने की क्या वजह है। पहली बात तो इस स्टॉक ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। एक बड़ी गिरावट इसमें आई है अभी पीछे हाल में 1-2 महीनों में। वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे देखिए ये बेसिस फॉर्मेशन इसकी थी। इसने 37 रुपये के ऊपर जब से ट्रेड करना शुरू किया ये बुलिश हो गया। यहाँ पर आकर अब इसने एक बड़ी छलांग लगाई थी। ये छलांग थी इसकी 21 नवंबर 2011 के हफ्ते से शुरू हुई और 21 नवंबर 2022 के हफ्ते से शुरू हुई और जाकर दिसंबर के महीने में, एक ही महीने में इसने अपने आप को डबल से भी ज़्यादा कर लिया। देन इसमें एक गिरावट का सीज़न पिछले 2 महीने में रहा। अभी मार्च के पहले हफ्ते में इसमें फिर से उछाल आना शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि अगर ये 50 इसके 64 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करता है, यहाँ पर खुद को संभालता है, कोई बड़ी गिरावट इसमें नहीं आती, तब ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। और यही इसके मल्टीबैगर होने का एक लॉजिक है कि अगर आप इसमें 15,000 रुपया लगा देते हैं, 15,000, 10,000, 20,000 रुपया, अगर आप एक छोटे ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं और छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो ये आपको नए हाई लगाता दिखेगा। उसके बाद जब ये देखिए हर स्टॉक जो है हाई लगाता है, उसके बाद फिर कुछ उसमें करेक्शन होता है, फिर से करेक्शन हो, आपका स्टॉक में विश्वास जगे, आपको लगे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आपको लगे एफ इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जो कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तब आप इसमें अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। आप फिर से अपना स्टेक बढ़ाकर फिर ये पॉलिसी को अपनाकर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा आप इसमें अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। एकदम से इसमें बाइंग नहीं करनी है, ऐसे किसी भी स्टॉक में, पेनी स्टॉक में कभी बाइंग नहीं करनी चाहिए एकदम से। अपने जो आपकी सेविंग्स है या फिर आपकी जो इन्वेस्टिंग मनी है उसका 2-3% आप इसमें लगाइए, 2-3, 5-10%, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना। अब मैं आता हूँ इस तरफ की क्या कंसर्न्स हो सकती हैं। तो बहुत सारी होप्स थी और दूसरी एक बात है कि इंडिया में अभी फर्टिलाइज़र मार्केट अनटैप्ड है। अभी क्या है कि गवर्नमेंट जिस तरीके की पॉलिसीज अपना रही है और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अब किसानों की आय बढ़ाने का जो वो लिया है, बेड़ा उठाया है, उसमें फर्टिलाइजर्स बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की तैयारी है गवर्नमेंट की, तो ऐसे में फर्टिलाइजर्स का रोल और भी ज़्यादा बढ़ेगा और मद्रास फर्टिलाइज़र उसमें एक गेम चेंजर हो सकता है अपने रीजन में जहाँ पे इसका प्रभाव है।
तो लेकिन अब कंसर्न्स की तरफ आते हैं। कंसर्न पीएसयू को लेकर है। गवर्नमेंट, अब ये कंसर्न दो तरीके का हो सकता है। एक तो ये अपने आप में एक मौका हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए कि गवर्नमेंट इसको डिसइन्वेस्ट करे इसमें, और 85% की जो हिस्सेदारी है उसको कम करे, क्योंकि इसको मार्केट के अकॉर्डिंग अगर उसको रेगुलेट करना है तब ऐसे में बहुत बड़ा बूम दे सकता है स्टॉक। आप देखिए, कभी मारुति में हिस्सेदारी होती थी, हिंजिंग में हिस्सेदारी होती थी, तो इन कंपनीज ने कितना अच्छा किया जब गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कम किया, अपने स्टॉक उन्होंने बेचा। तो ऐसे में अगर इस स्टॉक के साथ यही कहानी होती है, या फिर पीएसयूज को लेकर जैसी खबरें आई पीएसयू बैंक्स को लेकर, तो ऐसी ही अगर कोई इसको लेकर खबर आती है तो ये स्टॉक कहाँ से कहाँ आपको पहुंचा सकता है वो भी आप देख सकते हैं। कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि पीएसयू में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी पीएसयू का दम निकाल के रख सकती है, आईओसी जैसा हाल कर सकती है, या फिर और किसी। आप देखिए कि तमाम बैंक हैं एसबीआई और कैनरा बैंक को छोड़ के जिनके 20-20, 30-30, 40-40 रुपए के, तो ऐसा भी हाल हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट आपको छोटी रखनी है, वह स्टेप वाइज इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पर एसआईपी करने से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एसआईपी आपको गलत जगह पे भी पैसा लगवा सकती है। आप जब भी इसका लो देखें, मार्केट गिरे, ये गिरे, तब आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो मुझे अभी इस कंडीशन से मल्टीबैगर स्टॉक लगता है। मैं खुद इसमें कुछ मैंने स्टेक लिया है, कुछ मैंने शेयर्स लिए हैं। अभी मैं जाके और भी शेयर्स लेने वाला हूँ। जैसे 64 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करता है, बाद में ये 100 पहुँचेगा, 100 से फिर से रिवर्स लेगा, कुछ करेक्ट होगा, फिर से मैं इसमें कुछ शेयर लूँगा अगर ये कोई बुलिश पैटर्न दिखाता है। तो इस चीज़ को लेके हमेशा ध्यान रखिए। और दोस्तों, एक गुजारिश, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है किसी स्टॉक के बारे में रिसर्च करने में, तो एटलीस्ट उसमें एक सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और बने रहिए सबसे बड़ा रुपया के साथ, ताकि मैं ऐसे अच्छे स्टॉक्स के एनालिसिस आपके सामने करता रहूँ। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू ऑल।